चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे एडुकेटिव बेस्ड फुल मॉक नंबर 2। और ये सेक्शनल मॉक नहीं है, फुल मॉक है। तो पहला सवाल हमारे पास है, अगर हम इतने पोर्शन को ही सॉल्व करना चाहें, रूट का तो बाद में बात करेंगे, तो 0.84 अगर कॉमन ले लिया तो ये जाएगा 0.84 इंटू में 0.84 अपॉन में 0.16, प्लस में हमारे पास बचा 0.84, प्लस में बचा 1। ठीक है, इस 1 को भी अभी छोड़ते हैं। पॉइंट से पॉइंट चला गया, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 4.41 आ गया, प्लस में 0.84 आ गया, प्लस में 1 आ गया। तो और इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ये 0.84 हो गया। जोड़ेंगे तो भाई पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, दो नंबर यहाँ पर भी हैं, एक इधर आ जाएगा, यानी कि 4 1 5, 8 4 12 और 5 1 6 हो गया। और इंटू में 0.84 है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब टेबल तो याद होगा नहीं, इतना बड़ा याद है, लेकिन आप यहाँ पर 12 सत्ते 84 तो कर सकते हो ना। तो 12 का गुणा पहले करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30 हो गया, यहाँ से लगा 3, 12 छंग 72 और 3 75। गुणे में 7 करेंगे, 0 0, 7 पंजे 35, सत्तू सत्तू 49 और 3 51 हो गया, 49 3 52 हो गया। पॉइंट देखो, 2 और 2 4 के बाद 1 2 3 4 ये आ गया। अब जो सॉल्व करना था वो हमने कर लिया, यानी कि अब हम देखेंगे रूट में जो हमारे पास वैल्यू लिखी थी वो 5.25 प्लस का बनता, यानी कि बाहर लिखेंगे तो 6.25। तो ये 25 आपको दिख रहा होगा, आंसर लगा दो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था, यदि x प्लस 45 इतने इतने का माध्य 12 है तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम अंतिम तीन प्रेक्षण देखें तो कौन कौन से थे हमारे पास, ये थे, यानी कि x प्लस का 25, प्लस में x प्लस का 13, प्लस में x माइनस का 21 बटे में हमें इसका मान निकालना था। अब सबसे पहले देखो, अगर हम इनका एवरेज x ही मान लें, इसको छोड़ दे रहे 12 को, तो यहाँ पर ये एवरेज से कितना ज्यादा है 45, ये एवरेज से 32 कम है, ये एवरेज से 25 ज्यादा है, ये एवरेज से 13 ज्यादा है, ये एवरेज से 21 कम है। ये बात समझ गए। यहाँ पर देखोगे माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 और 45 और 13 58 हो गया। 45 हर एक चीज लिख देते हैं, 45 13 58 हो जाएगा, और 21 और 7 28 ये हो गया। यानी कि 58 माइनस का 28 करेंगे तो 5 से 2 गया 3, यानी कि जो हमने एवरेज माना है उसमें 30 ज्यादा आ रहा है। लेकिन एक लोगों में कितना ज्यादा होगा, कितने थे टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 थे, तो 5 से भाग कर दो, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज निकल कर आ गया, क्योंकि हमने एक्स माना था। लेकिन जब हमने डिवीजन किया उसमें 30 प्लस का आया, तो एवरेज बढ़ गया, कितना, एक्स प्लस का 6। इसी का मान 12 दिया था, यानी कि 12 से 6 गया तो 6 आया। इधर देखेंगे तो 3x हो गया, प्लस का 25 और 13 38 हो गया। 38 से अगर 20 कम कर देंगे, तो 38 से पहले 30 से 20 कम करो तो कितना आएगा, 10 18, और 18 से एक और कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 17 बटे में 3, यानी कि 6 तियाँ 18, या फिर ऐसे लिख लो x प्लस का 17 बटे में 3, यानी कि 6 प्लस का 3 पंजे 15, 3 छक 18, यानी कि 11.6 समथिंग आंसर। अगला सवाल, इसको देखो भाई, कोई वैल्यू पुटिंग करने से फायदा नहीं है, ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे साइन 7x अपॉन में कॉस 7x, और इधर लिखेंगे साइन 5x अपॉन में कॉस 5x। अब यही चीज हमें सेम नीचे करनी पड़ेगी। अगर हम इसको एलसीएम लेके करते हैं तो 7x प्लस में कॉस 5x प्लस में साइन 5x, आप शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसे नहीं पूरा लिख रहे होंगे, साइन x साइन 7x इस तरीके से, और आगे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 7x। ठीक है, अब यही चीज जब हम एलसीएम लेते तो नीचे भी यही आता, इस वाले में माइनस वाले में, तो वो कैंसिल आउट हो जाता। बस क्या होता, यहाँ पर जो लिखा है साइन 7x cos 5x, और माइनस का साइन लग जाता, बस इतना होता है, यहाँ पर cos 7x हो जाता है। आप देखोगे ऊपर प्लस लिखा है, तो साइन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन a प्लस का भी, तो 7x प्लस का 5x हो गया। नीचे यही चीज माइनस का साइन लिखा है, तो माइनस का फार्मूला बन जाएगा 5x, और इधर लिखेंगे तो साइन 2x अपॉन में कॉस 12x। तो आप देखोगे ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे साइन 12x अपॉन में कॉस 12x, तो क्या बन जाएगा, टेन 12x बन जाएगा। फार्मूले अगर नहीं पढ़े होंगे आपने साइन a प्लस बी और माइनस बी के, तो फिर दिक्कत होगी। अगला सवाल कह रहा था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को आधार से एक निश्चित ऊंचाई पर उसके आधार के समांतर काटा जाता है। काटने के बाद प्राप्त चिन्हक का आयतन इतना है, काटने के बाद प्राप्त
छोटे शंकु के समान त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए। देखो आपको एक चीज पता है एडवांस मैथ में, यानी कि अगर हम मेंसुरेशन में जाएं तो मोस्टली क्या कर सकते हैं, हम या तो मल्टीपल चेक कर सकते हैं या तो हम डायरेक्ट फार्मूला करेंगे। तो हमें वही चीज करनी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड करना है। लेकिन हमें जिसका वॉल्यूम दिया गया था वो इस तरीके से कटा है, इस वाक का वॉल्यूम हमें दिया गया। तो अगर हम किसी पृष्ठम का वॉल्यूम लिखेंगे, किसी का नहीं, मतलब हमें कोन का, तो पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला हमारे पास होता है जिसका मान है 572। अगर हम इसको आर मान लें, ये कैपिटल आर, ये यहां से लेकर यहां तक, और आप अगर यहां पर देखेंगे कि पूरी जो हाइट थी वो हमारे पास 36 थी, हमने एच मानी फ्रस्टम की हाइट हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 36 माइनस का एच हो गया। अब यूज करते हैं भाई, देखो इधर से साइड हमने ली 36 माइनस का एच, अपॉन में पूरी हाइट आ जाएगी 36। इसी तरीके से इस साइड, यानी कि सेम रेशियो पर हमने काम कर लिया। कैलकुलेशन है थोड़ी, क्या कहीं कर सकते हो। और ये हमें 6 दिया गया था, तो 6 36 हो गया। फिर लिखेंगे तो 36 माइनस का एच इक्वल टू में 6 आर हो गया, यानी कि एच बराबर जब हम लिखेंगे 36 माइनस का 6 आर हम पुट कर देंगे। तो रखते हैं भाई, 22/7 हो गया। कैपिटल आर यानी कि 6 स्क्वायर, स्मॉल आर हमें निकालनी है। कैपिटल आर यानी कि 6 इंटू में आर, और एच की वैल्यू हो गई 36 माइनस का 6 आर, और ये बराबर में 572 हो गया। अब क्या करें भाई, सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर किया तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, बराबर कर लो, 22 छक्का 132 हो गया। इसके अलावा ये 7 × 21, यहाँ पहले इसको लिख लो 6 आर, और ये हो गया हमारे पास क्या 36 माइनस का 6 आर हो गया, और बराबर में लिखेंगे तो 26 गुणे में 21 हो गया। यहाँ से अगर हम 6 काट दें तो 6 36 बचेगा, और 1 2 से इसको काट दिया और बचा 3, तो 3 सत्ते 21, यानी कि ये बन गया 6 माइनस का आर, ये हो गया हमारे पास 13 सत्ते 91। आप अगर इस साइड देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें ये दिख रहा है क्यूब, इसका 6 क्यूब माइनस आर क्यूब बराबर में 91, यानी कि 216 माइनस का 91 इक्वल टू में आर की पावर 3 हो गया। तो 6 से 1 गया 5 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया, 125 हो गया आर की पावर 3। तो आर बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। समझ गए भाई, कैलकुलेटिव तो है, अच्छा खासा सवाल, इसको में कोई दो राय नहीं है। अब हमें वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम 1 सेकेंड रुको, थोड़ा सा स्पेस बना ले। चलो भाई स्पेस बना लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। कैलकुलेशन से देखो बच नहीं सकते, क्या ही करोगे। अब ये सवाल ऐसा होता जैसे पेपर अभी बन रहे हैं ना, तो इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेटिव हैं, पेपर में एक साथ सारी चीजें कैलकुलेटिव नहीं मिलेंगी। बस आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना, अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए कर पाना। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो भाई देखते हैं। हाँ, तो हमें वॉल्यूम निकालना था, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 5 की पावर में 3 हो गया। अब यहाँ पर हमें पाई की भी वैल्यू लिखनी है, तो 125 हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूरा लिखना ही ऐसे था, 125 गुणे में 4 गुणे में 22/7/3 हो गया। अब देखो 524 523 522 521, कैलकुलेशन भी पूरी करनी पड़ेगी। तो 4 पंजे 20 हो गया, और या फिर तो हम ऐसा करते हैं, इसका भी ले लेते 2 गुणे में 11, तो हम 4 दूनी 8 का एक साथ करते हैं, तो हमें 1000 मिल जाएगा। 8 पन्ना 40, हासिल लगा 4, 12 अट्ठे 96 4 100, गुणे में 11 बटे में हमारे पास 21 हो गया, यानी कि 11,000 बटे में 21 हो गया। 21 पंजे 105, 5 बचा, 21 दूनी 42 हो गया, और बचा कितना 8, 21 यहाँ 63, 21 चौक 84, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी ठहरना नहीं है, अभी करना पड़ेगा। बचा कितना था, 80 बचा था, 21 यहाँ 63 किया, 63 में 7 जोड़ेंगे तो 70 हो रहा है, और 17 बचेगा, यानी कि 17 टोटल बचा। अब ये देखोगे कि यहाँ पर 23 नेमा 207 होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 23 अट्ठे 184, ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार जाएगा, 23 सत्ते 161, तो राउंड ऑफ करेंगे 524 आ जाएगा। तो हमें पूरा ही करना पड़ता। ठीक है, अब हो सकता है पॉइंट के पास 5 या 5 से छोटा जाता तो आंसर यही रहता, लेकिन अब 524 हो गया, क्योंकि राउंड ऑफ करके, क्योंकि 5 से बड़ा और 7 आ गया, 5 से बड़ा, पॉइंट्स में राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये चीज देख लो भाई, कैलकुलेशन है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, करो आराम से बैठ के। हाँ ये है कि आपके पास अगर टाइम बचता है तो ये सवाल करने लायक है, नहीं बचता तो स्किप करने लायक है। कह रहा ए आवंटित समय के 15% समय में कार्य का
कार्य का 12% पूरा करता है। ए और बी आवंटित समय की पूरी अवधि के लिए कार्य किया और कार्य समय पूरा हो गया। बी द्वारा कार्य कितना भाग किया गया? देखो 15% समय में वो 12% कर सकता था। अगर 100% समय मिल जाता तो कितने परसेंट काम कर लेते वो? 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, यानी कि 5 दूनी 10, 20 चौकू 80% काम कर लेता है। भाई पूरी अवधि की बात हो रही है, ठीक है। 80% कर लेता तो अब बचा कितना काम था? 20%, क्योंकि टोटल 100% था। वही बी ने किया होगा। इंग्लिश में तो देख लिया होगा ना, अभी आपको दिखाया था, पॉज करके पढ़ लेना भाई। आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज की, अभी इसमें जिद मत करना कि बाइलिंगुअल लेके आओ। भाई हर चीज देख दे रहे और इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी में तो मैं भी पढ़ रहा हूँ ना, और मुझसे ज्यादा बुरी हालत इंग्लिश में हो नहीं सकती आपकी। कह रहा था 2 वर्षों के बाद 8% ब्याज दर पर पी रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है। यदि 1 वर्ष के बाद उसी राशि पर समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज इतने रुपए, तो 2 वर्ष के बाद उसी राशि पर समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला आपको पता है, पी और आर अपॉन में 100 की पावर में 2। तो डिफरेंस हमें दिया गया था भाई 2.25 पी बराबर में पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 × 100। अगर हम इसको देखेंगे, ये 15 का स्क्वायर लिखा, यानी कि रेट हमारे पास आ गई इतनी। अगर हम सिंपल सा रखें सारी चीजें, तो पी प्रिंसिपल 150 रेट इनटू में हमारे पास रेट तो आएगी टाइम 1 वर्ष, उसके लिए ब्याज दिया गया था हमें एस माइनस का 2.25 पी। अगर हम 100 का ऊपर साइड गुणा कर दें, इस साइड गुणा कर दें, तो आप देखोगे 225, 225 इधर आ जाएगा, तो 5 5 2 7 2 1 3, 375 पी और 100 एस हो गया। पी बराबर में कितना हो गया? 100 एस अपॉन में 375 हो गया। अब अगर हमें एस आई निकालना, तो 2 साल का, सॉरी सी आई, 2 साल की इफेक्टिव रेट ये होती है, तो 150 यानी कि ये बन गया 300, और 15 15 हम 225, डबल जीरो आ जाता, ये कितना बन गया? 525। अब एक चीज देखो, इसमें 7 का मल्टीपल आ रहा, आंसर लगा दो, यानी कि इतना करना ही नहीं था, 7 का मल्टीपल से हमारा काम हो जाता। अब कुछ नहीं करना पड़ा तो कर लेते हैं, 375, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 525, इतना परसेंट निकालना है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25, इधर करेंगे तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो एस इंटू में 14 पंजे 70, यानी कि 1.4 एस आंसर। यहाँ पर बस यही था, अगर हम रेट पहले निकाल लेते तो आपको पता है जो भी एस आई दिया गया है वो 150 बराबर होगा। यहाँ तो रेट यही हो गया, एस आई जब प्रिंसिपल 100 मानते हैं और 525 बराबर हमें निकालना था, तो कैलकुलेशन करते तो यहाँ पर 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये 7 कहीं ना कहीं मल्टीपल होता, 7 तो नीचे आ नहीं रहा कटने के लिए, तो हम आंसर इससे जल्दी लगा सकते थे, हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 90% है, तो शंकु का आयतन शंकु की ऊंचाई के घन का कितना गुना है? तो सबसे पहले तो भैया हमें जो जो चीजें पता है पहले उसी को लिख लेते हैं। तो शंकु का सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस का आर। इसका 90%, यानी कि ये 100 था तो ये कितना था? 90 था। तो पाई आर से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एल बराबर में 9 है, तो आर बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ये तो समझ गए। अब वो ये कह रहा था वॉल्यूम, यानी कि अगर वॉल्यूम लिखते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और हाइट के क्यूब की वो बात कर रहा था। अब इसमें हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट देखोगे कितनी हो जाएगी? 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 80 आ गई हमारे पास। अब अगर हाइट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? देखो इसको एक्स एक्स मान लो, तो ये एच निकलेगा, ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि बाहर जब एच लिखेंगे तो एक्स रूट में 80, जिससे समझाने में आसानी रहे, नहीं तो 8 3 24 आंसर तो आ चुका है। ठीक है, आर स्क्वायर लिखते तो एक्स स्क्वायर हो गया, एच की वैल्यू हमारे पास हो गई एक्स इंटू में रूट 80 हो गई, और अगर हम इसका एक्स गुना मान लेते, एच क्यू ऐसे ही लिखो पूरा, एच क्यू का मतलब हो गया एक्स की पावर में 3 इंटू में 80 रूट में 80 हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट हो गया, 1/3 पाई, और बराबर में लिख लेंगे जो इतना था इसका एक्स टाइम्स है, तो ये आ जाएगा नीचे पाई बाई 240,
यानी कि x गुना हमने कर दिया, यहाँ पर a मान लो, a गुना कर लिया, तो वही चीज हमें दिख गई थी, यहाँ पर h नीचे आ रहा था ये वाला, तो 8×3 = 24, वो कहीं कटने वाला नहीं था भाई। इसको अगर लिखना चाहते ना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में h⁻3, हाइट को हम यहाँ पर एक इसका x गुना करते तो ये तो नीचे आ रहा, 3 का मल्टीपल भी था और 8 हमें दिख गया था यहाँ से, तो 8×3 = 24, इसलिए डायरेक्ट बोल दिया था। बाकी आराम से आप बैठ के कर सकते हैं भाई। इसको देखो, कह रहा था 2 नल P और Q इतने इतने में एक टैंक को भर सकते हैं। 2 नल सुबह 11 बजे खोले जाते हैं, तो नल P को किस समय पर बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक सुबह 2 बजे पूर्वाह्न तक भर जाए। तो 11 बजे से 2 बजे तक आप एक चीज देखोगे, 11 से 11 तक 12 घंटे होते हैं, और फिर 3 घंटे और हो गए भाई। 11 से 11 बजे तक अगर हम जाते तो ये 12 घंटे हो जाते हमारे पास, और फिर उसके बाद 11 के बाद भी 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे और हो जाते, यानी कि टोटल 15 घंटे ये नल चले हैं। अब एक चीज बताओ कि इसमें 15 घंटे चला कौन है प्रॉपर। भाई कुछ नल चल रहे थे, पी को बंद कर दिया गया, यानी कि पी प्लस का क्यू, फिर पी को बंद कर दिया, यहाँ पर क्यू चलता रहा। आप एक चीज बताओ, 18 घंटे में क्यू कितना काम कर रहा था, 100% काम कर रहा था। 15 घंटे में कितना करेगा, 100/18 गुणे में 15, यानी कि 3×5 = 15 हो गया, और 3×6 = 18 हो गया, 2×3 = 6, 2×5 = 10 हो गया, यानी कि 250/3% किया होगा किसने, 15 घंटे में किया होगा उसने, पूरा 15 घंटे चला है। अब काम बचा कितना, 100% में से इतना, यानी कि 300 से 200 चला गया तो कितना बचेगा, 100, यानी कि 50/3% काम बचा था। अब ये बचा किसका काम है भाई, किसका बचा है बताओ, पी का ही तो बचा होगा, यानी कि जो क्यू का टोटल काम था वो हमने कर लिया, और बचा हुआ काम ये किसका हो गया, ये पी का हो गया। अब हमें यही देखना है पी कितने घंटे तक चला, यानी कि पी अगर देखोगे तो 24 घंटे में 100% काम कर रहा है, 100% काम वो 24 घंटे में कर रहा है, तो 50/3% काम कितने घंटे में फिनिश कर देगा, गुणे में 50/3, 50×2 = 100, यानी कि 4 घंटे में जो काम उसका था वो करके और चला गया। इसका मतलब पता क्या हुआ, सिंपल सा, उसने यहाँ पर 4 घंटे काम किया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। बात समझ में आई, यानी कि स्टार्टिंग कै बजे हो रही थी, स्टार्टिंग कै बजे हो रही थी भैया, कहाँ चला गया इंक, ये हो गया, 11 बजे हो रही थी, और 4 घंटे और चला, यानी कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसको 15 बज चुके थे, और 15 बजे का मतलब क्या होता, 3 बजा था, और 3 बज चुका था, तो यही तो आंसर था। समझ में आ गई भाई, उसने 4 घंटे तक काम किया, वही हमने यहाँ पर निकाल लिया, क्योंकि 100% काम 24 घंटे में, तो 50/3 काम 4 घंटे में करके वो चला गया होगा, और उसके बाद 11 बजे दोनों स्टार्ट हुए थे, 11 से 3 बज चुका होगा, 3 आंसर आ गया। यही पूछा गया था, पी को किस समय पर बंद किया गया, 3 बजे, 3 बजे लिख लो, 3 बजे बंद कर दिया गया। ठीक है, आंसर 4 भी था, अगर थोड़ा सा ध्यान हटा तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना, सवाल को जल्दबाजी नहीं करनी है। अगला सवाल यहाँ पर देखो, वो ये कह रहा था एचसीएफ दिया गया था इतने इतने का, और इसका मान। पहले तो एक चीज समझ लो, अगर हम आपके सामने लिख दें x² - 4 या फिर 2 लिख दें, ठीक है 4 ही लिखो, और यहाँ पर लिख दें x-2, इसका एचसीएफ क्या होगा, आप कहेंगे x-2, x+2, और x-2 का एचसीएफ पूछा, दोनों में कॉमन x-2। अगर हम x बराबर में 2 ले लें और इसमें पुट कर दें, तो 4 - 4 0, और 2 - 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर अगर 1 हम पुट करते हैं तो ये इंडिविजुअल हमें 0 0 देंगे, तो 1 - 4 + 10 + p = में 0। तो p बराबर में 10 है, 11, 11 से 4 चला गया तो कितना बचा, 7, यानी कि -7। इसी तरीके से इसमें 1 + 3 - q प्लस में 16 बराबर में 0 हो गया, तो 16 और 3 19 और 1 20 हो गया, यानी कि q बराबर ये आ गया। अब क्या बचा है, वैल्यू पुटिंग बची है, यानी कि 49 + 400, यानी कि 449 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, टावर से इतने मीटर की दूरी पर पर जमीन पर खड़े व्यक्ति के पैर से टावर तक अवनमन कोण इतना है। टावर की ओर कुछ दूरी चलने के बाद पुरुष के सिर और पैर से टावर के शीर्ष तक अवनमन कोण इतना इतना है, पुरुष की ऊंचाई क्या है। तो भाई समझो बात को, अगर हम यहाँ पर देखें वो कहना क्या चाह रहा है, ये हमारे पास टावर हो गया,
ठीक है, यहाँ से 10√3 की दूरी पर, यानी कि ये हमारे पास कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है। वो ये कह रहा था इसके पैरों के पास, इसके पैरों के पास यहाँ पर ये आदमी के पैरों से ये कोई एंगल बन रहा था, और वो एंगल कितना था हमारे पास, कह रहा था टावर इज इनिशियली 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया और पूरी डिस्टेंस 10√3 हो गई। फिर वो टावर की तरफ कुछ बढ़ा भाई, चलो भाई उसे बढ़ाते हैं, और टावर की तरफ बढ़ते ही क्या हुआ कि उसके सिर और पैर की दोनों की बात होने लगी। ये क्या हुआ भाई, एक सेकंड रुकना, उसके सिर और पैर दोनों की बात होने लगी। क्या बात हुई है कि इसके यहाँ से अगर इसको मिला दे तो यहाँ से एक अलग एंगल बन रहा है, यहाँ से इसके साथ, और इसके पैरों के साथ इसका एक अलग एंगल बन रहा है। ये बात वो कहना चाह रहा है, ये तो बात में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, सबको समझ में आ गया होगा। कह रहा था कि हेड के साथ कितना एंगल था, 45 डिग्री, और पैर के साथ कितना एंगल था, 60 डिग्री था। फाइंड द हाइट ऑफ द मैन, यानी कि ये हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर इसको देखें तो कुल मिलाकर हमें ये निकालना है। अब हमें कुछ, अब अगर इसमें आपको रिजल्ट पता है अच्छे से, कैसे रिजल्ट पता है, अगर ये 1 होगा तो ये यहाँ पर 2 गुना होता है, यानी कि टोटल हमारे पास 3। अभी हम बता देंगे ये कैसे आता है। 3 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें, हमें आदमी की हाइट निकालनी थी, तो आप एक चीज देखो, अगर ये 1 है पूरा के इस ट्रेंगल में देख रहे ये वाला, और हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप ये समझो कि ये पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये 30 डिग्री बना रहा होगा। 1 से 30 वाले पे जाएंगे तो पूरा √3 हो गया। दूसरी कंडीशन में अगर आप देखोगे पी क्यू और बी में, तो ये 45 है, ये हाइट यहाँ से भी, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। यानी कि हमें आदमी का जो चाहिए, यानी कि जो भी खड़ा है उसकी हाइट कितनी हो गई, 3 से 1 √3 माइनस का 1। एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, √3 माइनस का 1 हो गई। तो आपको साफ दिख गया कि 3 बराबर में 10√3 है, और हमें निकालना है √3 माइनस का 1। तो ये क्या आ जाएगा, 10 √3 माइनस का 1 y में √3, ये हमारे पास आंसर। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल सा देखो कि ये हमें ट्रेंगल इस तरीके से दिया जाएगा, यहाँ से एक ये एंगल बनाएगा, ठीक है, और थोड़ा मिला दे, चलो, और एक एंगल हमें इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर हमें एंगल पता है कि ये हमारे पास 30 हो, ये हमारे पास 60 हो। आप एक चीज बताओ कि अगर हम इसको √3 मान लें तो ये 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे 60 पे आते तो √3 का भाग तो 1 हो गया, और ये √3 30 वाले पे जाएंगे तो √3 का गुणा, यानी कि 3 हो गया। तो ये कितना बचा, 2 बचा, तो 2 और 1 रेशियो आ गया। ये याद रखना भाई, ये आपके पास क्या बन के आ गया, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सवालों को, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, इसको देखो, कह रहा 2 बर्तन ए और बी इतने इतने के अनुपात में स्प्रिट और पानी उनकी सामग्री इतने अनुपात में मिलाया जाता है, इस विलयन के 360 मिली में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि एक ऐसा विलयन प्राप्त हो जिसमें स्प्रिट और पानी की मात्रा समान हो। सर इसको देखो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। इसका मतलब 3 2 5 7 3 10, यानी कि 2 का गुणा इधर हो रहा है, फिर 4 का भी होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 8 तियां 24 हो गया। इसमें 7 3 10 केवल 5 का गुणा होगा, 5 7 35, 5 तियां 15, तो 6 5 11, हाथ से लगा 1 2, 3 2 5 हो गया, 4 2 5 4 9, 2 1 3। अब ये मत कहना कि आप तो स्क्रीन पे लिख रहे हो इसलिए हो जा रहा, ये चीजें होती हैं, प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए। अब ये क्या हुआ है देखो, 2:3 7:3 था, 3 2 5 7 3 10, पहले तो हमने बराबर कर लिया 10 और 10 दोनों में, फिर इनको 4:5 के अनुपात में मिलाया जा रहा था, दोनों में हमने 4 और 5 का अनुपात। इसमें 8 का गुणा 8 दूनी 16 ये लिखा, 8 तियां 24 ये लिखा, इसमें केवल 5 का गुणा 35, 3 में गुणा 15, तो ये हो गया 17, ये हो गया 13। अब एक चीज बताओ, जो बाद में रेशियो मिला है वो 1:1 है, यही तो कह रहा था कि क्वांटिटी उनकी इक्वल हो। अब लेकिन इसमें मिलाया क्या गया है भाई, क्या मिलाया गया, वाटर, यानी कि जो हमारे पास दूसरा है स्प्रेड वो तो सेम होना चाहिए, तो इसमें करेंगे हम कितना, 17 का गुणा, तो नया जो रेशियो मिलेगा जो हमारे पास 17 ये मिलेगा। तो 7 3 10 की 0 हाथ से लगाए, 2 1 3 हो गया, 30 बराबर में मैं 360 दे दिया था, कितना मिलाया गया पानी, 4, तो 4 बराबर हम करेंगे, ये कैंसिल आउट, 12 गुना यानी कि 48 आंसर। अगला सवाल कह रहा था समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, ए और बी क्रमशः पी आर और पी क्यू पर इस प्रकार बिंदु हैं कि ए बी पैरेलल आर क्यू,
सी और डी क्यू आर पर इस प्रकार बिंदु हैं कि ए सी पैरेलल पी डी। यदि पी क्यू 10 है, पी ए रेशियो इतना है, ए पी डी बी ए सी इतना है, तो ए डी सी की लंबाई क्या है। तो भाई समझते हैं सवाल को, क्या कहना चाहता है सवाल। सबसे पहले तो ट्रेंगल हम बना लेते हैं भाई। ट्रेंगल, ये हमारे पास ट्रेंगल हो गया, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम क्या था भाई, पी क्यू आर, जिसमें हमें बोल दिया था कि पी क्यू बराबर में पी आर। बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा था ए एंड बी पॉइंट है, कहाँ कहाँ पर है, ए और बी। पी आर पर ए है, इस पर हमारे पास बी हो गया, और ए बी पैरेलल में बोल दिया आर क्यू, यानी कि इस लाइन को भी हम यहाँ से जोड़ देते हैं, और हमको बोल दिया था ये पैरेलल है। बहुत बढ़िया बात। कह रहा था सी एंड डी आर पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट ए सी पैरेलल पी डी, यानी कि ए सी हमारे पास कहीं ना कहीं होगा, यानी कि ए सी को हमने ड्रॉ किया और पी डी के पैरेलल है। एक सेकेंड रुको भाई, एक सेकेंड। ये हो गया ए सी, थोड़ा और तो अच्छा करे, और बस। और ये हो गया हमारे पास पी डी, ये हो गया पी डी। तो हमारे पास ऐसे दो पॉइंट थे, यानी कि ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपस में पैरेलल बोल दिए। बहुत बढ़िया बात है। बोला पी ए और ए आर, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं पी ए आर 2:3 हो गया। ए पी डी यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो बी ए सी ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ठीक है भाई। देन द लेंथ ऑफ डी सी, यानी कि डी सी हमें बताना। यहाँ पर ये चीज समझो कि भैया कि पी डी और ए सी हमारे सामने क्या है, पैरेलल लाइन है, यानी कि अगर हम ये थीटा बोलते तो ये वाला भी तो थीटा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हाइलाइटर का यूज करके आपको बताया जाए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई ये दो लाइनें हमारे पास, थोड़ा और इनको थिकनेस बढ़ा लें। यहाँ पर अगर इस लाइन को देखो, ये दोनों लाइनें हमारे पास क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइनें। तो जब हमारे पास ये दोनों लाइनें पैरेलल आ गई तो आपको ये भी पता लग गया क्या कि ये अगर थीटा है हमारे पास, कौन सा वाला एंगल, ये वाला, तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि हमने सिमिलर लाइन पर आपने जेड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। और इसी चीज को अगर दूसरी चीज से हम हाईलाइट करके दिखाएं आपको, तो आप एक चीज देखो, ये दोनों भी लाइनें तो पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें ट्रेंगल का है ना एक हिस्सा भाई, ये दोनों बोला गया है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला भी एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। अब ये जब पता लग गया कि ये थीटा, थोड़ा इंक छोटा कर लें भाई, बहुत बड़ा हो गया। अगर हमें ये पता लग गया कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। अब दोनों जब हमें पता लगी चीजें, तो ये भी पता लग जाना चाहिए कि साइडें अभी हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। कुछ बचा, यानी कि आप कह सकते हैं जब थीटा थीटा बराबर कर लिया, पी आर बराबर में डी आर, और ये पी आर और पी क्यू की लंबाई कितनी 10 दे रखी थी, यानी कि डी आर भी कितना हो गया, 10 हो गया। अब कुछ नहीं बचा, समझाते समझाते भी थक गया, आ गया होगा मेरे हिसाब से। पी ए की वैल्यू हमें 2 दी थी, ए आर की वैल्यू हमें 3 दे दी थी। तो इसी तरीके से इसी जब ट्रेंगल सिमिलर कर लिए पी डी आर में, और आर एस टी कर लो, ए तो लिखा ही था, ए आर एस देख लो बस, यानी कि थोड़ा इरेज कर लें इसको। तो यहाँ पर भी ये 3 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें 3 2 5 बराबर में कितना पता है, 10 पता है। हमें डीसी की चाहिए लंबाई, यानी कि 2 बराबर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अगला सवाल कह रहा था एक घन और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो भैया सबसे पहले तो आपको बताया था मेंसुरेशन में, या तो मल्टीपल चेक कर लो या कुछ बचता नहीं उसमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर क्यूब की साइड ए है तो हमने लिख लिया ये, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, हाँ। और इसी चीज को अगर लिखना चाहें हेमी स्पेयर से, यानी कि 2/3 उसकी रेडियस अगर मान लें, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। देख रहे हो दिमाग कितना खराब हो रखा है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसके अलावा हमसे पूछा गया था कि क्यूब इज इक्वल टू द हाउ मच टाइम्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि हेमीस्फीयर का टोटल हेमीस्फीयर होता है 3πr²। तो इसका अगर x टाइम मान ले तो हमें यहाँ पर 6a²/3πr² करना पड़ेगा, क्योंकि x टाइम हमने माना है। तो अगर a/r का हम क्या करते हैं होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि ये आ गया। और अगर इनका हम
इस तरीके से भी तो लिख सकते थे 2 पाई/3 और 1 बाई में ये 3 हो गया। इसके आगे भाई सिंपल क्या करते हैं, 3 दूनी 6 कर लो, ठीक है। तो 2a² और r², यानी कि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू ये निकाल ली थी, यानी कि 2/पाई इंटू में 2 पाई/3 की पावर में 2/3 इक्वल x हो गया। अब ये यहाँ पर कहीं मिल रहा है भाई, ये नहीं मिल रहा, तो इसको थोड़ा हम चेंज कर लें अपने हिसाब से, हमें जो चाहिए है। ये कहीं मिला नहीं, मिल रहा ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 1/3 चाहिए और जस्ट अपोजिट भी हो रहा है और सेम भी रह रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 पाई ये लिख लेते हैं, और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो 2 पाई/3 माइनस का 1/3 और इंटू में 2 पाई/3 और 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ लो 2/3 आ जाएगा। तो ये माइनस का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 पाई करना पड़ेगा, पावर में 1/3 और इंटू में 2 पाई/3। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 4/3, 3/2 पाई पावर में 1/3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट a बराबर में r इधर साइड ही रखकर हम कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। बाकी तो यहाँ पर नीचे जब पहुंच गए तो हमें करना है वहां से वापस तो नहीं आ सकते थे। चलो भाई अगला करते हैं। कह रहा था हिंदी में पढ़ लेते भाई। एक पुस्तक को क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित किया जाता है, m% 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद बेचा जाता है और अर्जित लाभ 8% होता है यदि 2 छूट देने के बजाय अंकित मूल्य में क्रमिक रूप से समान प्रतिशत की वृद्धि की जाती तो लाभ बताना। देखो सवाल कहना क्या चाह रहा था, देखो कुछ सीपी रहा होगा, यहाँ पर कुछ एमपी रहा होगा। वो ये कह रहा था पहले परसेंट में उसने m% कम किया, फिर उसने 10% कम किया। वो कह रहा है अगर ऐसा ना करते, थोड़ा और सा बड़ा लिख लेते तो ज्यादा फायदा अच्छा लगेगा। यहां से पहले m% का डिस्काउंट दिया, ये कहा उसने, फिर कहा 10% का डिस्काउंट दिया। वो ये कह रहा था कि ऐसा ना होता, डिस्काउंट ना देके यही चीज बढ़ जाती, यहाँ पर माइनस माइनस कर लो, ये m% बढ़ जाता और ये यहाँ पर 10% बढ़ जाता, तब उसे कितना प्रॉफिट होता। सबसे पहले तो यहां से समझो बात को कि 100 रुपए की चीज है, हमने यहाँ पर 150 अंकित की है क्योंकि उसने 50% बोला है कि ज्यादा है। अगर उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है, उसने यही तो बोला 8% का प्रॉफिट, तो भैया वो 100 की चीज कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा। लेकिन यहां पर जो हमें पता है ना वो डिस्काउंट देखो, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में बेची होगी। यहां पर अगर देखे तो 9 का कै गुना हो रहा था, 12 गुना, यानी कि 10 का कै गुना 120, 12 गुना कर दिया। तो जो m% है ना, वो परसेंटेज को अगर ना देखें तो यहाँ पर हमें कितने का करना पड़ा डिस्काउंट, 30 रुपए का करना पड़ा। ये रुपए में चीज हो गई कन्वर्ट, अब परसेंटेज नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें फिर बाद में बढ़ाना है। तो हमने यहाँ पर वही 30 जो कम हो रहा था वो बढ़ा दिया, तो 180। अब ये परसेंटेज में था तो इसको परसेंटेज से बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा 198। खत्म हो गया सवाल, इतना ही आपको करना था। तो ओवरऑल हमारे पास कितना परसेंट हुआ जाकर, 98%। अगला सवाल कह रहा था ए बी बराबर इतना, ए सी इतना, बी सी इतना, तो लेंथ ऑफ मीडियन। देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फार्मूला याद मत किया करो, एक फार्मूला स्टैंडर्ड याद कर लो, चाहे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आए, चाहे आपकी मीडियन आए, कुछ भी आए, सब में वही लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, वो एक एक याद रखो। बाकी आपको तीनों याद है तो उससे तो फिर बढ़िया बात ही नहीं, वो तो आप तो राजा हैं। फिर अगर एडी निकालना तो एडी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर इंटू में डी सी प्लस में ए सी स्क्वायर इंटू में बी डी अपॉन में हो गया हमारे पास बी डी प्लस का डी सी, या पूरा हम बी सी लिख सकते थे माइनस का बी डी इंटू में डी सी। यहाँ से आप फार्मूले से इससे निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या क्या पता था, ए बी 9, ए सी 7, बी सी 12, ये मीडियन है तो 6 हो जाएगा, और ये निकालना था भाई। कोसाइन रूल भी तो लगा सकते थे, छोटे वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 9 इंटू में 6। इसी तरीके से बड़े ए बी सी ट्रायंगल में लिखते कॉस थीटा की वैल्यू तो 9 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर माइनस में 7 स्क्वायर। चीजें बनती यहीं से जाकर है, ये यहाँ से इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा। तो हम इसमें जब लिख लिए हैं वैल्यू तो इसी से कर लें सॉल्व, बाकी आप उससे फार्मूले से चेक करेंगे। तो 9 और 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर करेंगे 6 दूनी 12, तो 2 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 स्क्वायर प्लस में 36 दूनी 72 माइनस का 2x स्क्वायर बराबर में हो गया 144।
49, यानी कि 14 से 9 गया तो 5 हो गया, 13 से 4 गया तो 9 हो गया, तो 81, यानी कि 2 1 3 8 7 15, माइनस का हो गया 95 बराबर में 2x² हो गया। तो इसको लिखेंगे तो ये बन गया हमारे पास 58/2 x², यानी कि x बराबर में √29। समझ गए बात को कि नहीं समझे? ये इधर लिख देते हैं, हो सकता है आपको दिखे ना। ये यहाँ से इसको लिखा हमने, x² तो दिख जाएगा, ठीक है। इसको हम इस साइड लिख देते हैं, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, √29। आप इसमें चेक करके देखना। अगला सवाल, तो देखो भाई, रूट से बाहर निकालना है, सिंपल है भाई। यहाँ पर 2 छोड़ दो, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक बात बनेगी नहीं। 60 के x से फैक्टर करो कि जोड़ने पर 17 मिल जाए, ये तो समझ गए ना, यानी कि 12 और 5। तो ये क्या बन गया, √12 का होल स्क्वायर प्लस में √5 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में √12 इंटू में √5। ये बन गया, इतना लिखना नहीं था। तो ये √12 प्लस में √5 का, सॉरी माइनस का होल स्क्वायर, ये रूट में हो गया। तो जैसे ही आपने 12 5 पकड़ लिया तो आपको क्या लिखना था, √12 माइनस का √5, ये डायरेक्ट लिखना था। ये बात समझे, समझना पड़ेगा। इसको देखो तो ये 5 3 15 हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर होगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, 4 3 12 हो गया, यानी कि 4√3, यानी कि 2√3 माइनस का √3, यानी कि आंसर आ गया √3। ये 2 रूट नहीं है आंसर। अगला सवाल कह रहा था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई इतनी है, बाह्य व्यास इतना है, बेलन की मोटाई क्या है? यानी कैपिटल आर हमको 5 दे दिया था, ठीक है, और हाइट हमको 4 दे दी थी, किसकी, बेलन के लिए। बस खत्म हो गया सवाल। दोनों के हमें क्या करना था, वॉल्यूम बराबर करना था, यानी कि 4/3 पाई r³ का मतलब हो गया 27 बराबर में बेलन का पाई r² माइनस का r² इंटू में h 4 हो गया। तो हमें तो यहाँ पाई से पाई और 3 नेम 27, 4 से 4 यानी कि 9 आ गया। r² की वैल्यू हो गई 5², 5² माइनस में r², यानी कि आपने यहाँ पर एक चीज देखा है, 3², 5² r², इसे सॉल्व करना है आपको। बताओ भाई, 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं पड़ा तो ये 4² हो जाएगा, यानी कि r बराबर 4 डायरेक्ट आ गया। तो ये यहाँ से देखते ही आपको लिख देना था 4 r आ गई, तो कुछ तो टाइम बचेगा। अब स्मॉल r आ गई, 4 थिकनेस कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1 आ गया। अगला सवाल, इसमें देखो कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक इतने हैं, शीर्ष इतने इतने, तो पी का मान क्या होगा। देखो अगर केंद्रक ये x, y होते तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस का y1, सॉरी x2 प्लस का x3 अपॉन में 3, और y अगर निकालना होता तो y1 y2 y3 अपॉन कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू आप देखोगे कि x वाले टर्म में लिखी है, तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, x वाले ही लिखना है केवल, और प्लस में पी वाई में 3, 3 3 का 9, 9 से 9 2 11, यानी कि पी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, बाई की जरूरत ही नहीं थी इसमें। अगला सवाल, इसको देखो भाई, क्या क्या कह रहा था, ए बी इज डायामीटर, ठीक है, ए बी डायामीटर हो गया, सेंटर ओ, ए टी इज टेंजेंट है, ए ओ क्यू यानी कि ये 68 हो गया। तो ए टी क्यू बताना, ए टी क्यू बहुत आसान है, ये 90 हो गया। ये कितना हो जाएगा, सेंटर पे बने एंगल का आधा हो जाएगा, सेम आर्क से बन रहा है ना, 2 3 6 2 चौकू 8, यानी कि 90 माइनस का 34, तो 90 से 30 गया, 60 से 4 और कम कर दो। अगला सवाल, इसमें देखो करा, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण क्या है भाई। बहुत आसान है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम जानते हो ना, क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम अल्फा प्लस का बीटा 180 होता है, और डिफरेंस दिया गया इनमें 22 का। छोटा चाहिए तो दोनों को घटाकर 2 का भाग, 10 से 2 गया तो 8, 7 से 2 गया 5 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 2 में 18। अगला सवाल कह रहा था, दो नाव पी और क्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रवाह वाली धारा की दिशा और दो शहरों ए और बी के बीच चलती हैं। दोनों शहर एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और पी और क्यू का स्थिर जल में चाल इतनी और इतनी है। पी और क्यू एक साथ क्रमशः शहर ए से बी की ओर और बी से ए की ओर चलना शुरू करते हैं, वे दूसरी बार कब और कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो भाई, थोड़ा चित्रहार पे काम करना पड़ेगा। ये रहा हमारे पास चित्र, ठीक है, आराम से समझाएंगे। यहाँ पर हो गया, ये दो शहर ए हो गया, ए, और एक हो गया हमारे पास बी हो गया। यहाँ पर ट्रेन चल रही थी, एक पी जा रही थी और एक क्यू जा रही थी।
अब धारा की दिशा अगर इस साइड है तो आप एक चीज बताओ, एक 25 माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा, 30 स्पीड हो जाएगी। और इस साइड है तो 15 माइनस का 5 यानी कि 10 हो जाएगी। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 300 थी। तो आप एक चीज बताओ, 300 मिलने में उन्हें कितना टाइम चलेगा? भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी यानी कि 40। हमें स्पीड से जो स्ट्रीम की थी उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक में 5 जोड़ोगे एक में घटाओगे, फिर दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो 4.5 घंटे में वो लोग मिलेंगे, 7.5 घंटे में, यानी कि यहाँ पर कहीं मिले होंगे 7.5 घंटे में। तो अगर हम यहाँ से ए से देखें डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, 7.5 घंटे में। तो 7.5 घंटे में वो 30 की स्पीड से गया है। तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21, 22, 225 कवर की गई है। तो बचा कितना था इधर, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 बचा था। ये बात समझ गए? अब एक चीज बताओ कि दूसरी लाइन अगर ड्रॉ करें कि वो मिलने के बाद एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे फिर से, क्या नहीं, क्या होगा कि वो मान लो यहाँ पर मिले और जो इधर जा रहा था वो इधर चलना शुरू करेगा, इधर में इधर चलेगा। तो सबसे पहले ये जो 75 डिस्टेंस थी वो अगर देखें, उसको जाने में जो इस साइड जा रहा था उसको कितना टाइम लगेगा, हम क्या करते हैं 30 से भाग कर देते हैं, यानी कि 2.5 घंटे लगे। और जो इस साइड जा रहा था सेम 2.5 घंटे में, उसको कितना लगेगा, 2.5 घोड़े में कर देंगे हमारे पास 10, यानी कि 25 घंटे नहीं 25 किलोमीटर। यानी कि वो जितने समय में पी जा रहा था लास्ट पॉइंट पर 75 किलोमीटर, उतने ही समय में ये 25 किलोमीटर जा रहा था। अब अगर सवाल को समझा जाए ना प्रॉपर, दूसरी बार मीटिंग के लिए हम बात कर रहे हैं अब, तो यहाँ पर ये पहुंच गए, एक यहाँ पर पहुंच गया, और इनकी अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये बीच की कितनी हो गई, 100 किलोमीटर हो गई। भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो गई। अब एक चीज समझो भाई, इतनी डिस्टेंस थी। अब जो यहाँ पर पहुंच गया था पी, वो भी इधर चलना शुरू करेगा। क्यू यहाँ पर पहुंच गया, वो भी इधर ही चलना शुरू करेगा। भाई ऐसा तो है नहीं उस पॉइंट से आगे चले जाओगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब अगर स्पीड देखेंगे तो धारा की विपरीत दिशा में ही दोनों चल रहे। तो जो क्यू की स्पीड थी वो 15 माइनस का 5 यानी कि 10 थी। और पी की अगर स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी 25 थी, माइनस का 5 तो कितनी हो गई, 20 स्पीड हो गई। तो ये 100 किलोमीटर उसे मिलने में कितना समय लगेगा, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 10 हो गई। यानी कि ये काटेंगे तो ये 10 घंटे हो गए। अब अगर टोटल टाइम मिलने का देखा है, देखो पहले बार मिल रहा था 7.5 घंटे में, फिर वो 2.5 घंटे देखो यहाँ पर चला, कितने घंटे, 2.5 घंटे। तो ये 2.5 घंटे ये हो गए, और फिर 10 घंटे बाद में मिला। तो टोटल कितने घंटे बाद मिला, 20 घंटे बाद मिला। तो दो ऑप्शन थे हमारे पास। अब अगर नॉर्मली सवाल हम देखें तो एक तरीके और बचा है नॉर्मल सा, कि ये मान लो यहाँ पर कहीं मिले होंगे, तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको लगेगा। ये तो बात फैक्ट है। यानी कि जो हमने यहाँ पर 10 घंटे में वो मिल रहे हैं वो यहीं तो मिल रहे होंगे। और 10 घंटे में ये शुरू से चल रहा है कहाँ से, बी से। तो 10 घंटे में 200 की 20 की चाल से 200 किलोमीटर आया होगा, कौन, ये पी आया है, और कहाँ से, बी से चला है। तो बी से ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 200 किलोमीटर हो गई। यही हमें निकालना था भाई। हमने मीटिंग पॉइंट निकाला, वो 10 घंटे में मिल रहे थे। लास्ट वाला पोर्शन समझने की कोशिश करो कि वो 10 घंटे में मिल रहे थे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, कि 10 घंटे में उन भाई साहब ने, बी ने, यानी कि जो पी था वो 20 की स्पीड से 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलता, 200। यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यहाँ तक मिला वो 200 स्पीड डिस्टेंस कवर कर चुका था, स्पीड नहीं डिस्टेंस चल चुका है। तो 20 से 200 किलोमीटर और 20 घंटे में, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल कहेंगे लेकिन लेंदी सवाल है, ये करना नहीं है आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले तो नहीं बताया लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, आपको फर्स्ट गो में नहीं करना है। मैंने क्या बोला है, अगर पिछले वीडियो देखे होंगे कि नहीं समझ में आता क्वेश्चन में होना क्या है, तुरंत स्किप कर दो, टाइम बचता है तो करो, नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। अगला सवाल, इसमें देखो करा 100 पदों का माध्य और मानक विचलन इतना इतना है, तो 100 पदों के वर्गों का योग क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज बताओ मैं, कि आपने वेरिएंस पढ़ा होगा। ठीक है, वेरिएंस आप कैसे निकालते हो, समझ लो, एक डायरेक्ट फार्मूला तो आपको पता ही होगा। सम ऑफ स्क्वायर्स, पूरा ही लिख दे प्रॉपर, चलो पूरा प्रॉपर लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, टर्म्स डिवाइड बाई एन
और माइनस में मीन का स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएंस निकालने का एक फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा। और आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी कि वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर में होता है रूट वेरिएंस, या फिर एस डी स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। ये भी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा होगा। अब अगर यहाँ पर लिख दें एस डी का स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑल टर्म्स अपॉन में एन हो जाएगा, सम ऑफ, यानी कि या फिर ऐसे लिख लो, अब तो फार्मूला समझ जाओगे ना, इतना तो है। यहाँ पर इसी को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये इस तरीके से मीन का स्क्वायर बराबर में सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें चाहिए क्या, समी तो चाहिए, तो यानी कि ये 100 हो गए। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दे रखा था भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन 50, मीन दे रखा था 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा था, मीन दे रखा था हमें 50 का स्क्वायर, और ये हमें निकालना था। तो यहाँ पर 3 3 9, 55 2500 हो गया। तो यहाँ पर 250900, यही आंसर है। ठीक है, 250900। तो यहाँ पर हमें केवल फार्मूले ये समझना था कि हमारा आता कैसे फार्मूला, बाकी आपको क्या करना था, आपको ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन भी लिख लेना और ये फार्मूला भी लिख लेना ध्यान से। ठीक है, इसको ध्यान रखना, भूल गए तो फिर निकल जाएगा। चीजें समझ जरूर लिया करो, एक बार समझ लोगे तो चीजें अच्छे से हो जाती। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था यदि 52 पत्तों की एक गड्डी से एक एक करके 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं तो तीनों पत्तों के इक्के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज बता दो कि जैक अगर देखे कितने हुए, जैक तो नहीं, शायद एस बोलते हैं इक्को को, आई थिंक जहां तक है। तो जो भी होते हैं, मान लो जैक ही निकालना होता है या एस निकालना होता है, दोनों चीजें 4 होती हैं भाई। 52 पत्ते होते हैं, 13 13 के ईच टाइप के होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। एक होता है ईंट चिड़ी का, इंग्लिश में पता नहीं भाई, ईंट का होता है, हुक्म का होता है। तो हमें 4 में से कै पत्ते, 3 पत्ते चाहिए। टोटल 52 में से कितने पत्ते चाहिए, 3 पत्ते चाहिए, बस इसी का तो कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 3 लिखा, बेस 4 को 3 बार खोल दो, 4 3 2, और 52 को भी 3 बार ओपन कर दो, 52 51 50, इसी को सॉल्व कर लो। अब पूरा मत लिखना, 4 3 2 बटे में 3 2 1, फिर लिख रहे 52 51 50, फिर लिख रहे 3 2 1। तो ये तो कट ही जाना, तो इसको लिखना ही क्यों है। जितना आप सॉर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो ये तो 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। अच्छा ये बताना इसके बाद भी किसने गुणा किया था, ये तो आप लोग बताना कि किसने किया था। जिसने नहीं किया होगा वो वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखो, सब में एक ही में ऊपर एक लिखा था, बाकी सब में तो लिखा नहीं है, तो इसलिए। अगला सवाल, एबीसी साझेदारी प्रारंभिक में इतने के अनुपात में 4 महीने बाद ए अपने निवेश का इतना वृद्धि करता है। यदि साझेदारी की शुरुआत 12 महीने बाद कुल इतनी है तो ए का लाभ क्या होगा। अब सबसे पहले तो देखो, इनका 5 2 8 का एलसीएम 40, 40 का सब में गुणा कर दो। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 88 इन्वेस्ट किया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 140। सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 75। ए ने भाई 4 महीने तक इतना इन्वेस्ट रखा, कितना रखा, 88। फिर उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो 5/8, या फिर आप कर सकते हो 25 25 625, 25 चौकू 100, वहां से भी आ जाएगा। तो 8 थी पहले, तो बढ़ा दी 5, तो 13/8 हो गई। अब तो यहाँ पर 13/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, यानी कि 143, 8 महीने के लिए। इन्होंने तो कुछ किया नहीं चेंजमेंट, कैलकुलेशन लग रही इसमें भी अच्छी खासी। तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12 हो गया। तो इधर कर देंगे 2 3 6 और 14 दूनी 28, जोड़ देंगे तो 8 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, 9 9 8 17 के साथ हाथ से लगा 3, बस खत्म हो गया सवाल भाई। हमें 11 का मल्टीपल दिख गया। तो 8 5 13 4 17 हटा दो, 8 5 13 4 17 से 6 जाएगा, हो जाएगा। 8 5 13 4 17, 8 5 13 4 17 हटा दो। भाई किस्मत अच्छी है कि हमें मल्टीपल मिल गया। अब आप सोच रहे होगे कि इन तीनों का सम करते तब भी तो 11 मिल सकता था, तो उसके मिलने के लिए हमें तीनों में 11 11 तो चाहिए था ना। तीनों में 11 दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। भाई देखो 22 33 और 44 इनको जोड़ोगे तो आपको 11 का मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 11 कॉमन आ रहा, इसमें तो भाई एक ही जगह आ रहा, तीनों में आना चाहिए था ना 11 11।
इसलिए हमने डायरेक्ट चेक कर लिया। अदरवाइज तीनों को लिखते, फिर जोड़ते, फिर भाग करते, फिर यहाँ पर आता, कहानी खत्म हो जाती। ये हमने चेक ही क्यों किया 11 की ही मल्टीपल, क्योंकि ए का हमसे लाभ पूछा गया। ये हमें दिख गया था कि कैलकुलेशन अच्छी खासी हो रही, तो हमने यहाँ पर 9 की वजह से, 9 की डिविजिबिलिटी देखने की वजह से किया था। लेकिन कटता 3 से तो 3 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, 11 का मिल गया देखने से, तो इसलिए यहाँ पर कर लिया। अब दिख भी रहा था 4 3 7, इसीलिए क्योंकि मल्टीपल हमें चेक करना ही था ए के लिए, तो हमने इसलिए पहले उसी को किया ना। हिट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, नहीं तो फिर कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। इतना कौन करेगा भाई, आप कर लेते इतनी कैलकुलेशन तो वीडियो नहीं देखते आप। कह रहा समकोणीय प्रिज्म का आधार, जैसे ही प्रिज्म मिला आपके दिमाग में सिलेंडर चलेगा। का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है। यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म का आयतन क्या है। सबसे पहले तो अगर हम क्या देखें इंग्लिश वाला कि लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर में 2 पाई आर क्या होता है, आप देख रहे होते बेस में सर्किल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परमाप। अगर याद हो गया होगा फार्मूला तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, नहीं याद हुए तो उसके लिए ये प्रोसेस है। 4 गुणे में 3 गुणे में एच बराबर में 120, यानी कि एच बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम लिखते तो क्या मिलता आपको, सिलेंडर का वॉल्यूम बता दो भाई, नहीं पता क्या, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है सिलेंडर का बेस, यानी कि एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इनटू में हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 दूनी 4 यानी कि 2√3 हो गया, सॉरी 4√3 हो गया, इनटू में 10 यानी कि 40√3 आंसर। एक चीज याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कि अगर आपको 2 दे दे साइड तो हमेशा एरिया √3, 4 दे दी तो क्या गुना 2, इसका स्क्वायर √3 चिपका दो। 8 साइड दे दी तो एरिया क्या होगा 4 गुना 4 का स्क्वायर √3 चिपका दो। 12 दे देता तो क्या गुना 6 गुना 6 का स्क्वायर करो 36, √3 चिपका दो, डायरेक्ट आता है। वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर ली थी। अब ये तो समझ में आ गया था और बाकी 25 क्वेश्चन भी हो चुके हैं हम लोगों। तो भैया समझ गए ना कैसे क्या करना था। अब इतने कैलकुलेटिव पेपर में एक बार ओवरव्यू कर लिया जाए कि कौन सा करना था फर्स्ट गो में, कौन सा नहीं करना था। अगर फर्स्ट नंबर हम देखें तो ये कैलकुलेटिव भी मान सकते हो, चीजें ना समझ में हो सकता है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये आसान था, 1 हो गया। ये देखो अगर फार्मूले याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, 1 ही रखते हैं चलो। इसमें देखेंगे हमें शंकु के समान त्रिज्या ये करना पड़ेगा, ये बेसिक सा सवाल था PYQ बेस्ड। 2 हो गए हमारे पास, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर अगर करेंगे 5 हो गया, यहाँ पर करेंगे 6 हो गया, यहाँ पर करेंगे 7 हो गया, यहाँ पर करेंगे ये चलो छोड़ दो 7 हो गया, 8 हो गया, इसको करेंगे छोड़ दो 9 हो गया, ये तो बेसिक सा सवाल था 9, 10 हो गया और 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 हो गया, 13 13 14 15 15 16 16 छोड़ दो 16 छोड़ दो, ये भी छोड़ दो 17 18 19। अब बताओ 19 सवाल तो आपने अगर किए होंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा स्कोर आप कर गए होंगे क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है। आप इन्हीं यही होता है टफ पेपर आ रहा है उसमें आप कितना कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ, वो डिपेंड करता है। आपने 19 अगर फर्स्ट गो में किए हैं बहुत अच्छा स्कोर है। टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं, आपकी परसेंटाइल ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ इतना हमने किया था और अच्छा खासा स्कोर बन गया। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो अब 19 करने के बाद कुछ ना कुछ टाइम जरूर बच जाएगा, तो एक आध क्वेश्चन तो आप और कर ले जाओगे। अगर आपने 20 भी कर लिया और 40 स्कोर ले आए इतने लेंदी पेपर में तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई, इतनी टेंशन क्यों लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, ये जज करना आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। 3 फंडे हमेशा बताता हूं क्या कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है छोड़ दो। दूसरा, जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा लगा कैलकुलेटिव है छोड़ दो। तीसरा, जैसे ही आपने ये देखा कि आपका जो चैप्टर वीक है उसमें से क्वेश्चन आ गया, अगर पढ़ा ठीक है नॉर्मल तब तो कर लिया, और नहीं समझ में आ रहा और चैप्टर आपका वो वीक भी है तुरंत स्किप कर दो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, स्किपिंग बहुत काम में आएगी, हमेशा आएगी। और कंपटीशन हमेशा ध्यान रखना PYQ में ही होता है। अब PYQ पेस्ट क्वेश्चन आया उसको आप कर नहीं पाए
और आप न्यू के पीछे भाग रहे, तो आप वैसे भी पीछे हो, क्योंकि इसमें वही 4-5 लोग होंगे 100 में से जो कर पाएंगे, बाकी 95% लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप इन पे फोकस करो, पीवाईक्यू पे, इस पे बेस्ड सवाल अगर गलत हो रहा है तो आप लाखों लोगों से वैसे ही पीछे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भाई कैसा क्या सोल्यूशन लगा, क्या सजेशन है वो भी लिख देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन किया करो कि सोल्यूशन कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।